आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामनवमी पर अयोध्या नहीं, इस मंदिर में दर्शन करेंगे पीएम मोदी। बिहार में गिरगिट की लड़ाई, निशाने पर आए लालू यादव। चीन पर नजर, भारत ने श्रीलंका के साथ की बड़ी एनर्जी डील। गिरिडीह में रामनवमी की धूम, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों में रखी जा रही भीड़ पर नजर। सावधान, दिल्ली एनसीआर में आने वाली है आफत, आसमान से बरसेगी आग। पीएम मोदी से मिलकर भी नहीं सुधरे मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के मुद्दे पर बांग्लादेश में फैलाया जा रहा झूठ। अमेरिका ने लाखों लोगों को किया ईमेल, कहा तुरंत निकलो। गीतकार दोस्त ने तो फिल्म करवा दी थी टैक्स फ्री, पर अपना वादा पूरा नहीं कर सके मनोज कुमार। हफ्ते भर में ही खत्म हुआ सिकंदर का खेल, 7वें दिन की मुट्ठी भर कमाई। और कोच के कहने पर दी कुर्बानी, सीएसके के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद छलका केएल राहुल का दर्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के 3 दिन के दौरे से लौट रहे हैं। श्रीलंका से लौटने के बाद वह तमिलनाडु पहुंचेंगे। यहां पर वे रामनवमी के अवसर पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वह प्रतिष्ठित रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की कई श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। बताते चले कि दोपहर प्रधानमंत्री 12:45 पर रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचेंगे। यहां वे दर्शन और पूजा करेंगे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम तीर्थों में शामिल है। यह मंदिर रामायण से भी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। पीएम मोदी ने इससे पहले 20 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस मंदिर में पूजा की थी। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह बिल एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई का कारण बन गया है। इस बिल को लेकर खूब बयानबाजी, पोस्टरबाजी और विचारधारा की बातें हो रही हैं। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाना है, लेकिन जेडीयू के समर्थन के बाद आरजेडी और अन्य विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है। वहीं जेडीयू का कहना है कि उसने कुछ शर्तों के बाद ही इस बिल का समर्थन किया है। इस बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के बीच शनिवार को कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों पक्षों में रक्षा सहयोग और त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी का यह चौथा दौरा था। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक त्रिपक्षीय समझौता है। इस समझौते में यूएई भी शामिल है। इसके तहत देश के पूर्वोत्तर भाग में तटीय जिले त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। पारंपरिक रूप से तमिल बहुल्य क्षेत्र में परियोजना की घोषणा करते हुए मोदी ने कहा कि इससे सभी श्रीलंकाई लोगों को लाभ होगा। इसे एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन शामिल होगा। झारखंड के गिरिडीह में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रामनवमी की धूम देखी जा रही है। आज यानी 6 अप्रैल 2025 को पूरे जिले में आस्था के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर कई जगहों पर भगवा ध्वज लहराया गया तो कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं भक्ति गीत से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। मान्यताओं के अनुसार असुरों के राजा रावण का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में 7वां अवतार लिया था। चैत्र मास के नवमी को अयोध्या के राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म दिवस को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा है। रामनवमी के अवसर पर शहर के कई अखाड़ों की कमेटियों की ओर से भव्य शोभा यात्राएं निकाली गईं। जुलूस में शामिल घोड़े व झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। जय श्री राम के जय घोष के साथ जुलूस में शामिल लोग बैंड बाजों के धुन पर थिरक रहे थे।
दिल्ली एनसीआर में तेज धूप का कहर दिखने लगा है। सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक की धूप अब सड़कों पर लोगों को जलाने लगी है। तपते हुए सूरज की वजह से सड़कों पर अभी से ही लोग खुद को धूप से बचाने के लिए काम की चीजें कर रहे हैं। खास तौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सड़कों पर लोग सिर्फ 4 पहिए ही चलाते नजर आए। 2 पहिया वाहन और पैदल चलने वालों की तादाद अब कम नजर आने लगी है। लोग सड़कों पर धूप से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में एयर कंडीशनर और कूलर की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से एक और बड़ी चेतावनी सामने आई है, जो दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुसीबतों को बढ़ा सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामनी के मुताबिक आज 6 अप्रैल को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि आज पूरे दिल्ली एनसीआर में हीट वेव नहीं चलेंगे। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस से हाल ही में बैंकॉक में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद बांग्लादेश की ओर से कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो भारत को नाराज कर सकते हैं। बांग्लादेशी सरकार से जुड़े लोगों की ओर से मोदी यूनुस की मुलाकात में शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बातचीत होने का दावा किया गया है। बांग्लादेश के यूनुस सरकार से रिश्तों पर भी पीएम मोदी के हवाले से कई दावे किए गए। ये इस तरह की बातें हैं जो सच्चाई से परे है। ऐसे में इनसे दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दोनों देशों में पहले ही रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने फेसबुक पर लिखा है कि यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात की है। अमेरिका में वैध रूप से रह रहे करीब 2,40,000 यूक्रेनियन गुरुवार 3 अप्रैल को तब हैरान रह गए जब उन्हें होमलैंड सिक्योरिटी विभाग से एक ईमेल मिला। मैसेज में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन ने उनकी पैरोल स्थिति को रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें खुद देश से बाहर चले जाना चाहिए। 3 अप्रैल के नोटिस में कहा गया है कि DHS अब आपकी पैरोल को समाप्त करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है। संदेश में चेतावनी दी गई थी कि अगर लोग अमेरिका नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के लोगों को ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडेन के प्रशासन के तहत पैरोल का दर्जा मिला था। ट्रंप ने इस कार्यक्रम को रद्द करने का वादा किया। उन्होंने पहले ही लगभग 5,30,000 वेनेजुएला, क्यूबा और हैती के लोगों की पैरोल स्थिति रद्द कर दी थी। उन्होंने पहले ही लगभग 5,30,000 वेनेजुएला, क्यूबा और हैती के लोगों की पैरोल स्थिति रद्द कर दी है। बॉलीवुड के भारत कुमार यानी अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सागर के मशहूर गीतकार और राजनेता स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल और मनोज कुमार के बीच गहरी मित्रता थी। विट्ठल भाई ने न केवल मनोज कुमार की फिल्मों के लिए गीत लिखे, बल्कि कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी मदद की थी। जब मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी सेंसर बोर्ड में अटक गई थी और उनकी रिलीज डेट रुक गई थी, तब निर्माता सोहन लाल कंवर ने विट्ठल भाई से संपर्क किया। विट्ठल भाई ने सेंसर बोर्ड में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर फिल्म की रिलीज में मदद की। अंततः 10 नंबरी रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। स्वर्गीय विट्ठल भाई के छोटे भाई सुनील भाई पटेल ने बताया कि 1981 में आई फिल्म क्रांति को टैक्स फ्री कराने के लिए भी विट्ठल भाई ने सरकार से सिफारिश की थी। 1986 में जब विट्ठल भाई राज्य सरकार में मंत्री थे, तब मनोज कुमार 2 बार भोपाल स्थित उनके बंगले पर आए थे। उनके साथ उनके पुत्र कुणाल भी थे। इस दौरान मनोज कुमार ने बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर चर्चा की थी और अपनी किसी फिल्म की शूटिंग इस क्षेत्र में करने का वादा किया था। हालांकि यह वादा पूरा नहीं हो सका। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की एक्शन फिल्म सिकंदर को सिनेमाघरों में 1 हफ्ता पूरा हो चुका है और फिल्म की कमाई ने मेकर्स को काफी निराश किया है। वीकेंड पर भी फिल्म दर्शकों को ज्यादा खींच नहीं पाई, जिससे मेकर्स की उम्मीदें टूट गई हैं। इस फिल्म को साउथ के मशहूर डायरेक्टर A.R. मुरुगदॉस ने डायरेक्ट किया है, लेकिन उनका ये मेगा बजट प्रोजेक्ट दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया। अब उनकी नजरें इस बात पर है कि 7वें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की। सिकंदर से अब ज्यादा उम्मीद
उम्मीदें नहीं बची है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हालांकि फिल्म ने शुरुआत में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। सलमान ने इस फिल्म के लिए पूरा 1 साल दिया था। उन्होंने 2024 में अपनी कोई फिल्म रिलीज नहीं की। बताया जा रहा है कि इसमें सलमान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन दर्शकों को कुछ खास नजर नहीं आया। मेहनत के बावजूद फिल्म का रिजल्ट कमजोर साबित हो रहा है और सलमान के फैंस को भी झटका लगा है। दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 77 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। फाफ डुप्लेसी के नहीं होने से केएल राहुल को ओपन करने का मौका मिला और उन्होंने इसको खूब भुनाया। मैच के बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी क्रम को बदलने पर प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केएल राहुल का बल्लेबाजी क्रम बदलता रहा है। अक्षर पटेल ने टॉस के दौरान बताया था कि फाफ डुप्लेसी फिट नहीं है, वह पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में जेक फ्रेजर मैकर्क के साथ केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। जेक बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, लेकिन केएल राहुल अंतिम ओवर तक टिके रहे। राहुल ने 51 गेंदों में खेली 77 रनों की पारी, 3 छक्के और 6 चौके भी जड़े।